हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मज़े में? चलिए, डी ट्रिपल एसबी का पेपर कर रहे थे हम 2015 का। आज पार्ट 4 करेंगे, पार्ट 3 हम कर चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। साथ में जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए आप तक पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 102 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स का क्या प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, ह्यूमैनिटी, ऑटोनॉमी और डिससेटिस्फैक्शन। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस एथिक्स है क्या। बिजनेस एथिक्स क्या है? एक तरफ से मोरल प्रिंसिपल्स हैं। देखो एग्जाम्पल से समझो, जब हम छोटे थे तो हमें ये सिखाया जाता था, मोरल वैल्यू सिखाई जाती थी। और मोरल एजुकेशन का एक पेपर भी हुआ करता था, जिसमें ना स्टोरीज के थ्रू बच्चों में, छोटे होते थे उस टाइम, मोरल वैल्यू डेवलप की जाती थी। ठीक है, तो जो ये मोरल प्रिंसिपल, ये बिजनेस एथिक्स है, ये मोरल प्रिंसिपल्स हैं। एक तरफ से क्या है, ये गाइडलाइंस हैं। ठीक है, जैसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सच बोलना, जैसे ईमानदारी, ये सारे ह्यूमन के होते हैं ना, जैसे हमें सिखाया जाता है। सेम जैसे हम, हमारी वैल्यूज होती हैं, हमारे प्रिंसिपल्स है, वैसे बिजनेस के भी क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। बिजनेस एथिक्स यही बताते हैं कि बिजनेस के लिए क्या सही है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। क्या चीज सही है और क्या गलत है। राइट और रॉन्ग के बारे में हमें कौन बताएगा? बिजनेस एथिक्स बताते हैं। इसके प्रिंसिपल हैं बिजनेस एथिक्स के: ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी, होनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ह्यूमैनिटी। और जैसे जो जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना, बिजनेस को भी वही प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना हो, रिस्पेक्ट करना, धोखा नहीं देना, ठीक है, काफी हद तक सेम होते हैं। ईमानदारी से काम करना, ऑटोनॉमी, थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि घपलेबाजी करे, जो चीज बैलेंस शीट वगैरह है अपनी साफ साफ दिखाए वो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ऑटोनॉमी, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सलिटी। डिससेटिस्फैक्शन कहीं प्रिंसिपल नहीं है इसका, डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म मे बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, लीवरेज रेशियो कौन सी है ये पूछा था, डेट इक्विटी रेशियो आंसर था। अब कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। डेट बटे इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? डेट बटे में इक्विटी। अब ऑप्शन में देखो डेट कहाँ है? ऊपर देखो, डेट कहीं भी नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में ऊपर है, तो यही आंसर आ जाएगा। इक्विटी मीन्स नेटवर्थ। नेक्स्ट है स्टॉक डिविडेंड डैश द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। स्टॉक डिविडेंड से क्या होगा? इन इक्विटी शेयर के जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इंक्रीज, डिक्रीज, न्यूट्रल और इवन। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक डिविडेंड होता क्या है। स्टॉक डिविडेंड क्या है? कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास कैश नहीं होता है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड देना है बट कंपनी के पास कैश है ही नहीं, तो कंपनी डिविडेंड कैसे देगी? तो कंपनी क्या करेगी? कैश की बजाय स्टॉक डिविडेंड दे देगी। ठीक है, शेयर होल्डर को दे देगी इन शेयर रेदर देन कैश। कैश नहीं देगी क्योंकि कंपनी के पास कैश कम हो सकता है उसने इन्वेस्ट कर दिया हो कहीं, तो कैश की बजाय दे देगी वो शेयर्स। इसको कहेंगे स्टॉक डिविडेंड। इसका दूसरा नाम क्या है? बोनस शेयर। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड को सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे? बोनस शेयर। ये सभी को पता होगा, बोनस शेयर। जब कंपनी कैश नहीं देगी, शेयर इशू कर देगी, दैट इज बोनस शेयर। तो अगर देखो, एक एक है शेयर होल्डर, उसके पास कितने शेयर थे? 10,000 थे। तो कंपनी ने कहा जिसके पास भी 2 शेयर हैं हम उसको एक बोनस शेयर देंगे। जिसके पास 2 शेयर हैं उसको क्या मिलेगा? एक बोनस शेयर। तो जिस पर्सन के पास, जिस शेयर होल्डर के पास 10,000 शेयर हैं, ठीक है, तो उसको कितने बोनस शेयर मिल जाएंगे? 5,000। तो अब उसके पास कितने शेयर हो गए? 10 पहले थे, 5 उसको और मिल गए, तो टोटल हो गए 15। नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। If initial investment is 2 lakh and the annual cash flow is 50,000, then payback reciprocal will be। देखो पे बैक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो इसको, इसके वर्ड में ही सब लिखा हुआ। देखो पे, ठीक है, जो आपने पे किया, बैक आपको वापस कब मिलेगा? जो आपने पे किया आपको वो वापस कब मिलेगा? दैट इज पे बैक पीरियड। जो आपने टाइम, जो लगाया आपने, जो अमाउंट लगाया, ठीक है, जो आपने अमाउंट लगाया कितने टाइम में ये रिकवर हो जाएगा आपको। जो भी आपकी कॉस्ट लगी वो कितने टाइम में आपको वापस रिकवर, इन्वेस्टमेंट की जो आपने, वो बेसिकली कितने टाइम में आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा जो आपने पैसा लगाया। सिंपल है ये पे बैक पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है पे बैक का, जो आपकी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। जो आपकी कॉस्ट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की, डिवाइडेड बाय इनफ्लो, जो आपके पास पैसा आ रहा है, एनुअल इनफ्लो। ठीक है,
लेकिन अब इसमें क्या पूछा है, पे बैक नहीं पूछा, इसमें पूछा है रेसिप्रोकल। देखो पे बैक का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपने लगाया 2 लाख, दोनों तरीके से बता रही हूँ मैं, 2 लाख डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, ये तो हो गया पे बैक का, ठीक है, ये कौन सा हो गया, पे बैक। बट उसने क्या पूछा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, इसका उल्टा कर दो, 50,000 डिवाइडेड बाय, ये 2 लाख आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आ गया 2 लाख नीचे, 50 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो 25%, ये हटा दो, ये मिस्टेक है थोड़ी सी, 25% आएगा, ठीक है, 25%, 0.2 नहीं आएगा, 25% आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच फॉर्मूला मे बी यूज्ड फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट इन कैश रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। देखो कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। कह रहा है कि एक फॉर्मूला पूछा हुआ है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, ये पहले क्या होता है हम देखते हैं थोड़ा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला है, इसमें बाद में देखेंगे, पहले देखो ये इट इज ए मेथड, ये एक मेथड है किसका, इन विच अनसर्टेन कैश फ्लो, अनसर्टेन कैश फ्लो जिसमें हमें श्योर नहीं होता, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू सर्टेन कैश फ्लो। लेकिन कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस सच कैश फ्लो, ठीक है, एक फैक्टर से हम क्या कर देंगे उसको, जैसे 10,000 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एक फैक्टर हो गया ऐसे, तो सर्टेन निकाल लेंगे हम, ठीक है, सर्टेन आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या सर्टेन कैश फ्लो या रिस्कलेस, रिस्कलेस या रिस्कलेस डिवाइडेड बाय, रिस्कलेस डिवाइडेड बाय रिस्की, रिस्कलेस डिवाइडेड बाय रिस्की। देखो रिस्कलेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रिस्की कैश फ्लो, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, अनसर्टेन कैश फ्लो को हम सर्टेन, देखो नाम क्या है, देखो उसका सर्टेनिटी, सर्टेन बना रहे हैं चीजों को। डैश मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। देखो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म की, शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म, डिवेंचर लॉन्ग टर्म, एसेट में दोनों फिक्स्ड, फिक्स्ड भी आ जाएगी, लॉन्ग टर्म होगी, तो शॉर्ट टर्म क्या है, वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं, आप इनको इजिली हटा सकते हो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म है और ये भी लॉन्ग टर्म है। एसेट में फिक्स एसेट भी आ जाएगी, लॉन्ग टर्म है, तो नहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, कई बार क्वेश्चन नहीं आता तो इलिमिनेशन से सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे, वर्किंग कैपिटल में क्या होती है, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट। देखो करंट लाइबिलिटी, आपने उधार सामान ले लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होगी आपकी, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर यूजिंग है फिक्स इंटरेस्ट, यूजिंग फिक्स इंटरेस्ट। यहाँ इक्विटी है, इक्विटी की बात करें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, सबसे पहले देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी के साथ साथ डेट को यूज करना। इक्विटी के साथ साथ किसको यूज करना, डेट को। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के साथ साथ डेट यूज करना, वो होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्योंकि डेट क्या होता है, चीपर सोर्स होता है डेट, ठीक है, कम इंटरेस्ट देना पड़ता है डेट पे, इक्विटी थोड़ा महंगा होता है, तो अगर डेट यूज करते हो तो इक्विटी वालों की रिटर्न को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कह रहा है कि बेसिस फॉर यूजिंग फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल, ये कौन सा सोर्स है, डेट और इक्विटी, ये सोर्स कौन सा है, डेट वाला, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये क्या है, परमानेंट। इस पे क्या देंगे हम, डेट पे फिक्स इंटरेस्ट देंगे, परमानेंट सोर्स है, एडोक टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नो। देखो रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, देखो एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या होता है, प्रेफरेंस दी जाती है, इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी वालों को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती, जब प्रेफरेंस वालों को दे दिए जाते हैं, जो बचता है वो इक्विटी वालों को मिलेगा, बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो इनकी कोई रेट फिक्स नहीं होती, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होती, जबकि डिवेंचर की फिक्स होती है। कैसे, देखो इनके नाम के आगे लिखा होता है 10% डिवेंचर, ठीक है, तो ये फिक्स होती है, इक्विटी वालों की कोई फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू। देखो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, देखो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी का सबको पता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव।
वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हेन ए डिसीजन इज मेड इट्स व्हाट्स इज गिवन अप। जो आपने छोड़ दिया, आपके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, दो ऑप्शन थे आपके पास, आप एक टाइम में एक ही चूज कर सकते हो, इतना फंड है नहीं आपके पास, आपने एक चूज कर लिया तो दूसरा क्या हो गया, आपके पास छूट गया, तो वो क्या बन जाएगी इसके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे को एक लेनी है, एसेट लेनी है, ठीक है, या तो मैं एसेट ले लूँ 5 लाख, मेरे पास 5 लाख है, या फिर उस 5 लाख को मैं किस पे दे सकती हूँ, इंटरेस्ट पे दे सकती हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट पे दे सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आएगा। मैंने क्या किया, एसेट ले ली, अब मैंने एसेट पे 5 लाख लगा दिया, अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये फोरगोन मुझे भूलना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मैंने एसेट पे जो पैसा लगा दिया तो मेरा अब इंटरेस्ट चला गया, तो ये इसके लिए क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ये नहीं है मैक्सिमम कॉस्ट, एमएम थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये स्वेट मॉडल नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, शर्चवार्ड मॉडल है, वो कल्चरल वैल्यूज का है, शायद ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, अदरवाइज ये जो स्वेट मॉडल है ये कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, इसमें वो होगा, ये वोटर असेसमेंट टूल, सोयल वोटर असेसमेंट टूल, ये यूजीसी में नेट में है, ये यूजीसी नेट में है। ये स्टॉक डिविडेंड इज नोन एज स्टॉक, ये हमने अभी कर लिया, स्टॉक डिविडेंड को क्या कहते हैं हम, बोनस शेयर कहते हैं, ये नहीं आएंगे, बोनस शेयर आएगा, अभी ऊपर किया ना हमने बोनस शेयर। विच बैंक इज नोन एज, सेंट्रल है, ये कट रहा है थोड़ा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा, ये सभी को पता है, आरबीआई। आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई का एक्ट है 1934, आरबीआई ने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 से, ठीक है, ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, आरबीआई नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक का एक्ट है 1934, ये क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और इसने काम करना स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 से, ठीक है। स्टेट बैंक का क्या है, 1955। नेक्स्ट देखो, लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन कैश एसेट्स इनटू कैश। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि एक एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन कैश एसेट, जो नॉन कैश एसेट्स हैं, ठीक है, उसको आप कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, और विदाउट लॉस, बिना लॉस के। देखो विदाउट प्रॉफिट तो होगा नहीं, ठीक है, एसेट है, इंटरेस्ट की बात भी नहीं होगी, तो क्या आएगा, विदाउट लॉस। Which of the flowing transactions would cause a change in owners equity? देखो ओनर्स की इक्विटी कब चेंज होगी, ओनर्स की इक्विटी कब चेंज होगी, जब उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओनर्स इक्विटी की बात कर रहा है तो कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी में ओनर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड, तो इनकी इक्विटी चेंज हो जाएगी जब इनको डिविडेंड मिलेगा। तो देखो रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन ये आएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ये सेल ऑफ लैंड ये नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस के हैं, ट्रांजैक्शन है। देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन, अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो उनकी इक्विटी में चेंज आएगा, साथ के साथ बिजनेस में अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन में लगा लिया तो पैसा डूब जाएगा, ओनर्स की इक्विटी खतरे में हो जाएगी, ठीक है। सेल ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट ये नहीं आएंगे, वही आएगा ओनर्स इक्विटी का जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स दो टाइप में है, एक माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहले देखते हैं हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसने किया था, 1933 में किया था, किसने किया था, रैगनर फ्रिश ने किया था। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रैगनर ने, एक मैक्रो और एक माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। जब एक चीज की बात की जाती है पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल, कंज्यूमर, एक मार्केट, एक इंडस्ट्री, तो वो होता है माइक्रो। जब पूरी इकोनॉमी की, पूरी एज ए होल की बात करी जाती है तो वो होता है मैक्रो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, एक चीज की बात की जाएगी जैसे डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, और मैक्रो में क्या किया जाता है, होल की बात की जाएगी, जैसे एग्रीगेट, इसमें डिमांड, इसमें एग्रीगेट डिमांड, सारी इकोनॉमी की डिमांड ले ली, नेशनल इनकम पूरी कंट्री की, बीओपी, इन्फ्लेशन,
इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी की सारी ले ली, जब हम पूरी कंट्री की बात एज ए होल बात करेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो क्वेश्चन में कौन सा मैक्रो आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से बाहर का है, यानी कि जो माइक्रो का पार्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर की बात हो रही है तो वो किसका पार्ट है, ये आएगा माइक्रो का। ठीक है, नेशनल इनकम मैक्रो, इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, ये भी किसके पार्ट है, ये सारे ये मैक्रो के हैं सारे। मैक्रो, फिर एक और क्वेश्चन आ गया, देखो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या, एक और आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, देखो एज ए होल की बात करी थी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ सबकी, तो सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। पर्सनल टैक्सेस इन इंडिया बेस्ट इलस्ट्रेट्स पर्सनल टैक्स। देखो इंडिया में कैसा टैक्स लग रहा है, जो इंडिया में लगता है हमारे प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। ठीक है, इंडिया में क्या लगता है, प्रोग्रेसिव। थोड़ा थोड़ा देखते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स अब ऑलमोस्ट एक आधी चीज पे ही है, खत्म हो गया। जीएसटी आ गया है, सब पे जीएसटी अप्लाई होता है। जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो एक प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो टैक्स पेयर की एबिलिटी टू पे उस पर बेस होता है। जिनकी लो इनकम है उन पे कम टैक्स लगता है, सिंपल। लो इनकम लो टैक्स, हाई इनकम हाई टैक्स, जैसे हमारे इंडिया में है। देखो 2,50,000 तक इनकम है आपकी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कम इनकम नो टैक्स। थोड़ी सी इनकम बढ़ गई फटाफट से गवर्नमेंट आ जाएगी जी 5% दो। थोड़ी सी इनकम बढ़ी थोड़ा सा टैक्स लगा, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई 10 लाख से अबव, टैक्स भी ज्यादा बढ़ गया, 30% रेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ हायर टैक्स, हायर इनकम हायर टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, ये होता है प्रोग्रेसिव जो हमारे इंडिया में है। एक होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल, देखो प्रोपोर्शनल ये वो टैक्स होता है जो क्या होता है, सेम फिक्स होता है। ये क्या होता है, ये सेम होता है ये। ठीक है, टैक्स पेयर इर्रिस्पेक्टिव होता है इनकम, इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप मार्केट में गए, आप टूथपेस्ट लेके आए, उसमें जीएसटी ऐड है। ठीक है, जो आपने प्राइस दिया, ठीक है, वो प्राइस मैंने भी दिया। ठीक है, मैंने भी वही प्राइस दिया। ठीक है, हाई जो इनकम है जिसकी वो भी वही प्राइस देगा, जिसकी इनकम लो है वो भी प्राइस वही देगा। ठीक है, यानी कि जिसकी इनकम मिडिल लेवल का है वो भी क्या देगा, सेम प्राइस। यानी कि इनकम का इससे कोई लेना देना नहीं है, सबको सेम प्राइस मिलेगा। जीएसटी सब में इसमें ऐड है तो सबको वही प्राइस देना पड़ेगा टैक्स का। ठीक है, सबको सेम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स, जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम के अकॉर्डिंग नहीं लगता जो। अब क्वेश्चन में हमारा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे जीएसटी, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो जिसका बर्डन क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे अब हमने कोई प्रोडक्ट लिया तो कंज्यूमर पे करेगा, जिसका बर्डन क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने किस पे डाल दिया बर्डन, कंज्यूमर पे, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं उसको। एक होता है डायरेक्ट, जैसे इनकम टैक्स, जो जिसने कमाया उसी की इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स हो गया इनकम टैक्स। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट रिलेट्स टू द सिचुएशन, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखो बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कंपनी को कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, तो जितना हमारा खर्चा आया उतनी हमारी इनकम हुई। मैंने 10,000 में कोई चीज बेची तो मेरी उस पर कॉस्ट भी कितनी आई थी, 10,000 ही आई थी। तो ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है या ना मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है, जितनी मेरी इनकम उतने ही मेरे क्या हो गए, खर्चे हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टोटल रिवेन्यू, ये टोटल रिवेन्यू होगा मेरा 10,000 और ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी, ये भी 10,000 थी। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ए आंसर, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये मोनोपोली फर्म मेक्स मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट है यहाँ पे। मोनोपोली फर्म जो है ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, क्यों, देखो मोनोपोली फर्म क्या होती है, ये देखो जो ये फर्म्स होती हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स हैं ये 4 टाइप में है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोली का मतलब है इसमें एक ही सेलर है, वन फर्म होती है। ओलिगो, ओलिगो का मतलब है फ्यू, इसमें कुछ फर्म्स होती हैं, जैसे कार इंडस्ट्री लगा लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मोनोपोली में क्या होता है, एक ही फर्म है, जैसे रेलवे हो गया। ठीक है, एक ही के अंडर है। जैसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट जो होगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कोई साबुन लगा लो, आप टूथपेस्ट लगा लो, सभी ब्रांड्स के देखना कुछ ना कुछ क्या होता है, थोड़ा डिफर मिलता है। परफेक्ट में क्या होता है, सेम होता है। जैसे मिल्क लगा लो, जिसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो होते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें क्या होता है, इसमें
बायर भी ज़्यादा होंगे इसमें और सेलर भी ज़्यादा होंगे इसमें, ठीक है। इसमें सेलर क्या है, वन सेलर है, इसमें फ्यू फर्म्स हैं इसमें। मोनोपोली वो सिचुएशन है वहां पे जहाँ पे क्या होता है, ओनली सिंगल, मोनो का मतलब ही सिंगल है। सिंगल सेलर होता है जो प्रोडक्ट बना रहा है, नॉट क्लोज सब्सिट्यूट, उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। द ओनर ऑल्सो ए फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, जो ओनर होता है उसका क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। हैंस ए मोनोपोली फर्म मेक्स मोर प्रॉफिट, इसलिए मोनोपोली फर्म क्या करती है, मेक मोर प्रॉफिट बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू चूज बिटवीन द प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। ये आपको मैं भी बताती हूँ, देखो ऑप्शन देखो पहले। इट हैज द एबिलिटी टू चूज अमंग प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, ये भी ठीक है। इट कैन डिस्क्रिमिनेट प्राइस, वैसे ये भी देखा जाए तो ये भी ठीक है। इट लीव द कंज्यूमर विद सरप्लस, ये गलत है, कंज्यूमर की सारी सरप्लस मोनोपोली ले लेता है। इट एक्ट्स एज ए मार्केट लीडर, ये भी ठीक है, बट मार्केट लीडर वो है ही एक, कोई और बंदा ही नहीं है मार्केट में। मोनोपोली का मतलब ही क्या है, सिंगल है, ठीक है ही सिंगल, तो वो लीडर तो हुआ ही हुआ, सिंगल ही है वो पर्सन तो, ठीक है। अब इन दोनों में से आंसर हो सकता है, देखो इट कैन डिस्क्रिमिनेट प्राइस, डिस्क्रिमिनेट प्राइस का मतलब है कि वो एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट है जो उसका, वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे दे रहा है, किसी को 10 में दे रहा है, किसी को वही चीज 14 में दे रहा है, किसी को 10 रुपीज में, किसी को 14 रुपीज में, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे दे रहा है, वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो मोनोपोली है उसकी, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इससे उसका प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा। लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर होगा, जो आंसर किया डे ट्रिपल एस बी, उसके अकॉर्डिंग होगा वन आंसर इसका, ए आंसर होगा इसका। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है, या तो वो प्राइस डिसाइड कर ले, क्योंकि एक चीज डिसाइड होगी दूसरी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगी, या क्या डिसाइड कर ले, आउटपुट डिसाइड कर ले, या तो प्राइस डिसाइड करे या क्या कर ले, वो आउटपुट डिसाइड कर ले। अगर उसने प्राइस डिसाइड कर लिया तो वो प्राइस डिसाइड करता है जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जहां पे उसको, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो क्या करेगा, प्राइस को ज्यादा कर देगा, प्राइस ज्यादा चार्ज करता है, और आउटपुट को क्या कर देता है, कम कर देता है, इससे उसको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा बेस्ट आंसर होगा, आंसर के अकॉर्डिंग ए होगा। नेक्स्ट अगर मोनोपोली का आ गया एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू है। देखो मोनोपोलिस्ट आर प्राइस टेकर, नहीं, हमने अभी पढ़ा मोनोपोली में क्या होता था, वो प्राइस को डिसाइड करता है, तो मोनोपोली में वो क्या होता है, प्राइस मेकर, टेकर नहीं होता, वो मेकर होता है। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फर्म क्या होगी, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर। जबकि मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस टेकर, फर्म क्या होगी, प्राइस टेकर। किसमें, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ, यहाँ मोनोपोली की बात हो रही है, प्राइस मेकर होगा, वो प्राइस डिसाइड करता है। मोनोपोली फर्म अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट, ए मोनोपोली फर्म फेसेस स्टेट डिमांड कर्व, मोनोपोली का डिमांड कर्व स्ट्रेट होता है, नहीं, वो स्ट्रेट डिमांड कर्व परफेक्ट में होगा, इसमें नहीं होता है। सप्लाई कर्व ऑफ ए मोनोपोली पॉजिटिवली, सप्लाई कर्व जो होता है इसका नॉट वेल डिफाइंड, इसमें जो सप्लाई कर्व होता है नॉट वेल डिफाइंड, सप्लाई कर्व अच्छे से डिफाइंड नहीं होता इसका, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, आंसर बी, ठीक है। मोनोपोली फर्म अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट, उसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाता है क्योंकि वो एक ही है, ठीक है, वो लोगों को शोषण कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। Which of these are not included in tertiary sector? Not included, क्या tertiary sector में include नहीं है। देखो जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या आएगा, प्राइमरी का मतलब है जो एक्टिविटी जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, इसमें एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, ठीक है। टर्शरी में सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसमें सर्विसेज की बात होगी, सर्विसेज मीन जैसे बैंक है, हॉस्पिटल्स हैं, सर्विस की बात, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये टर्शरी सेक्टर जो है हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी की, प्राइमरी और सेकेंडरी की क्या करता है, टर्शरी हेल्प करता है। अब देखो बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये बैंकिंग भी सर्विस है, इंश्योरेंस भी सर्विस है, ट्रांसपोर्ट भी, एग्रीकल्चर नहीं है, ये किस में आता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा।
नेक्स्ट है इन डैश इनफैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल, नो लीडरशिप। देखो ये लीडरशिप के डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक ये सारे लीडरशिप के क्या है, स्टाइल हैं, लीडरशिप स्टाइल है ये, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक वैसे ही वर्ड है जिसमें रूल्स रेगुलेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल है लीडरशिप के। देखो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, तानाशाही, जो ये कहता है कि बस मैं ही मैं हूँ और मेरे सामने कोई भी कुछ नहीं है, किसी की बात को नहीं सुनता, जिसमें लीडर किसी की बात को नहीं सुनता, सबॉर्डिनेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, अपनी चलाता है, ठीक है, वो है ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यानी कि ये दूसरों से सलाह भी लेगा, जैसे हम अपनी वो नेता को चुनते हैं ना, ऐसे ही डेमोक्रेटिक लीडर है, मिलजुल के काम होगा इसमें। लेसिस फेयर का मतलब है फ्री रेन, इसी को ही क्या कहते हैं, लेसिस फेयर को फ्री रेन। इसमें लीडर अपना बैठा है साइड पे और एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे हैं, लीडर अपना साइड पे बैठा है, तो फ्री छोड़ दिया इसमें एम्प्लॉइज को कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है, फ्री छोड़ दिया तो अपने अकॉर्डिंग काम करिए। एक होता है ट्रांजैक्शनल, वैसे किसी में ये लीडर में टाइप में है, किसी में स्टाइल में भी है। ट्रांजैक्शन मैंने ले लिया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रांजैक्शन इतना उठाओ, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेना देना, एक्सचेंज, गिव एंड टेक। ये सेम गिव एंड टेक को फॉलो करेगा, एक हाथ काम करो दूसरे हाथ इनाम लो, ठीक है, काम करोगे तो इनाम मिलेगा, काम नहीं तो कोई इनाम नहीं, गिव एंड टेक को मानेगा ये। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल का क्या मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे मीनिंग पे दे जाओ इसके, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मीन्स उसका रूप ही चेंज कर दिया, ठीक है। कैसे, ये इतना मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा कि पर्सन का, जैसे कई बार स्टूडेंट्स होते हैं ना, कई बार थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो टीचर क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है, मोटिवेशन करता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडर वैसे होते हैं कि उसको गाइड करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करेंगे, उनके रूप को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इनमें एक तरफ से अट्रैक्टिवनेस होती है, ठीक है, लोग इनकी बातों से इंप्रेस होते हैं, मोटिवेट करने की पावर होती है इनमें, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब कह रहा है नॉन लीडरशिप, लीडरशिप है ही नहीं, किसमें नहीं है, देखो फ्री रेन में। फ्री रेन में क्या था, फ्री रेन में ये था कि लीडर बाहर ही बैठा है, अपना सबॉर्डिनेट अपने आप काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया, नोट लीडरशिप, नो लीडरशिप, फ्री रेन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनैलिटी। देखो पर्सनैलिटी की जो बात हो रही है, दो फैक्टर होते हैं, देखो एक होता है हेरिडिटी और एक होता है इन्वायरमेंट। एक होता है इन्वायरमेंट, जो पर्सन की डेवलपमेंट होती है वो दो चीज़ों पे है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी, ठीक है, जो हमारी होती है पेरेंट्स वाली, देखो जेंडर है, हाइट है और ब्रेन, ये सारे हेरिडिटी से है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये सारे, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है ये आप किससे लेते हो, इन्वायरमेंट से, जितना आपने काम किया, जितना आपको अनुभव हुआ, उससे आप उतना सीखते हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फोर्सेस कौन सी होगी हमारी, एक्सपीरियंस, आंसर आएगा हमारा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या है, देखो इसकी प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी प्रोसेस की स्टार्टिंग ही ऑब्जेक्टिव से होती है, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हमने, ऑब्जेक्टिव देखा, फिर स्ट्रेटेजी का मतलब ही यही होता है कि कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए अपना प्लानिंग करना। स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करना। फिर आप स्वॉट एनालिसिस करोगे, देखोगे अपॉर्चुनिटी मार्केट में कौन सी है, क्या आपके लिए थ्रेट बन सकती है, ठीक है। आपकी अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखो, ये आपने एनालाइज कर लिया, फिर आप अपनी ये सब एनालाइज करने के बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, बनाई आपने, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी, उसके बाद आप देखोगे इवेल्यूएशन की, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई वो सही भी है या नहीं है, फिर आप क्या करोगे, इवेल्यूएशन। वैसे भी फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्टिव होता है और जो लास्ट होता है वो इवेल्यूएशन या फॉलो अप, evaluating results. According to Abraham Maslow, the most elevated type of need, most elevated का मतलब है जो highest level की है, सबसे highest level की कौन सी नीड है, देखो 5 नीड दी थी मास्लो ने, फिजियो सोशोलॉजिकल, सेफ्टी, लव या बिलोंगिंग, जिसको सिक्योरिटी भी कह देते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एस्टीम, और एक आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो जो ये फिजियो सोशोलॉजिकल है, ये क्या होती है, ये हमारी होती है जो सबसे लोवेस्ट नीड, रोटी कपड़ा और मकान, लोवेस्ट नीड होती हैं जो, ठीक है। सेफ्टी है, सेफ्टी वाली आ गई आपको, जैसे पेंशन वगैरह होगी, ठीक है, इसमें आप रिलेशनशिप पे फोकस करोगे, ये इसी में आ जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी वाले में,
ठीक है। एस्टीम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर लेवल की, आप जितना अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करिए, ठीक है, जितना हमें पोटेंशियल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो हायर लेवल की हमारी होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे बट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन को देखो, एग्जाम्पल लो, आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है? तो देखो परसिस्टेंस, पहले परसिस्टेंस होनी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, एम्बिशन हो सकता है पहले, डिजायर होनी चाहिए, डिजायर भी हो सकती है, इंटेंसिटी हो सकती है, फिर देखो फेयरनेस, फेयरनेस की बात नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन पहले एम्बिशन फिर डायरेक्शन हो सकती है, परसिस्टेंस, यहाँ भी फेयरनेस आ गया, इसमें फेयरनेस की बात नहीं है मोटिवेशन में, ठीक है। तो जो हमारा बेस्ट आंसर बनेगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो बनेगा, देखो पहले इंटेंसिटी होनी चाहिए, आप में जोश है काम करने का, ठीक है, जोश आप में है, आपको डायरेक्शन मिल रही है, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है आपको। फिर परसिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा, 8 घंटे लगा दिए एक दिन पढ़ने में और उसके बाद 10 दिन तक बुक को हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है। परसिस्टेंस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि रोज इतना काम करना है आपको, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक दिन करो फिर नहीं करो, अपना डिटरमाइन होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बेस्ट बनेगा इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। द सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री क्लर्क इज ट्रीटेड एज, सैलरी देखो फैक्ट्री क्लर्क की बात कर रहा है तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डायरेक्ट बना रहे हैं वो होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो वर्कर्स लगे हुए हैं बनाने में सामान को वो होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट स्टाफ होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट वे में काम कर रहा है, जैसे क्लर्क हो गया, ये बना तो नहीं रहा ना कुछ, तो कंडक्ट जो क्लर्क है उसकी कॉस्ट आएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट में भी आ सकता है, बताती हूँ आगे। एक होती है प्राइम कॉस्ट, ये देखते हैं हम। देखो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के जो क्या है डायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट होंगे, ये होगी प्राइम कॉस्ट, ये डायरेक्ट वाले 3। उसके बाद आप इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हो, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हो प्राइम कॉस्ट में, या इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ देते हो, तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें सारा आ जाएगा, ये सारा क्या बन जाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखो हमें इनडायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट भी, लेकिन अगर हमें जो डायरेक्ट चीज दी हुई है तो हम, ये तो इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट आंसर मिल रहा है हमें, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर ये नहीं होता फिर हम बेशक इसमें डाल देते, लेकिन हमारे पास है तो हम किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। लॉस बाय फायर इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारे कैसे लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। इन केस ऑफ राइज इन प्राइस लेवल्स द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर वैल्यूइंग मटेरियल्स इशूड है। देखो किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस राइज की। देखो सिंपल एवरेज, ये आपने स्टैट में पढ़ा होगा, सिंपल एवरेज, जो आपके नंबर हैं उनको ऐड कर दो, जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो। वेटेज इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है, तो वेट लगा देते हैं हम उनको, फिर उनका वेटेज को मल्टीप्लाई करके फिर वेटेज एवरेज निकालते हैं। अब 2 रह गए, फीफो और लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लीफो होता है वो यूज होता है हमारा, लीफो राइजिंग प्राइस में, जब प्राइस बढ़ते हैं तो लीफो, जब प्राइस कम होते हैं तो फीफो, ठीक है, याद रखना इसको, एफ से फीफो, एफ से फोल, याद रख लो, लीफो अपने आप याद हो जाएगा, राइज में लीफो। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या है, cost accounting maximize profit, help in inventory valuation, aid in fixation of selling price, provide information to manager for decision making। देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसका जो सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को देखना, सेलिंग प्राइस फिक्स हो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डाटा, मैनेजमेंट को सही डाटा मिले, फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। ये सब जो हम काम कर रहे हैं ये सब किस लिए कर रहे हैं, ताकि असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, इन सब के बेस पे क्या ले सके, डिसीजन। देखो ऑब्जेक्टिव सारे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारे हैं। देखो यहाँ पे एड इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये भी ऑब्जेक्टिव है इसका,
बट इसने क्या पूछा है, मेन पूछा है। ये सब आप तामझाम जो है इसलिए होता है ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिले। तो मेन इसका आंसर एक ही होगा, तो आंसर आएगा डी। स्टोर लेजर कार्ड इज सिमिलर टू द, स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है, किसके सिमिलर होता है, स्टॉक लेजर, बिन कार्ड, मास्टर कार्ड, परचेज रिक्वेशन कार्ड थे। मैं इसका आंसर बताती हूँ, बाकी आप सारे ये खुद देखना, गूगल करना। बिन कार्ड, बिन कार्ड क्या होता है, थोड़ा सा काम मैं आपके लिए भी छोड़ती हूँ। बिन कार्ड क्या है, देखो बिन कार्ड और या स्टॉक, इसको क्या कहते हैं, स्टोर लेजर भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें क्या होता है, एक पेपर सा लगा लो जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे स्टोर का, जिसमें कितनी क्वांटिटी आपके स्टोर में आई, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड बाय, कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव की, आपके स्टोर में आई, कितनी स्टोर से गई, कितनी आपने इशू कर दी, और कितनी आपके पास रिमेनिंग है, ये होता है बिन कार्ड। बिन कार्ड में जो ये बताएगा, जिसको स्टोर लेजर भी कहते हैं, स्टोर लेजर है, लेजर में स्टोर का क्या होगा, कितना माल स्टोर में आया, कितना माल गया और कितना माल पड़ा है, सिंपल वे में, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बिन कार्ड। हालांकि हल्का सा इसमें एक चीज का डिफरेंस भी है, बट चलो इतना ही बहुत है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो बिन कार्ड को क्या कहेंगे, स्टोर लेजर को क्या कहेंगे, बिन कार्ड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेट इज पेड टू द एम्प्लॉइज व्हेन ही कंप्लीटेड हिज जॉब। देखो किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा आप अगर 4 घंटे काम करोगे तो मैं आपको स्टैंडर्ड रेट दूंगी 3। अगर कितने घंटे काम करोगे आप, 4 घंटे, 4 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लोगे। तो इन टाइम लेस देन द स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड टाइम 4 घंटे था, उसमें किया ही नहीं काम, तो मैं आपको 3 रुपए नहीं दूंगी। इन स्टैंडर्ड टाइम, इन टाइम मोर देन स्टैंडर्ड, देखो मोर देन स्टैंडर्ड में तो वैसे ही नहीं मिलेगा। मैंने आपको कहा 4 घंटे में काम करना, आपने 8 घंटे लगा दिए, ठीक है, 8 घंटे लगा दिए, तो वैसे ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट दिया जाएगा जब स्टैंडर्ड टाइम पे। डैश इज द डेट ऑन विच ए बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। बिल की पेमेंट करनी है, जिस दिन बिल की पेमेंट होती है उसको कौन सी डेट कहते हैं, देखो जिस दिन बिल की पेमेंट करनी होगी ना, पेमेंट डेट, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेच्योरिटी डेट। उसको हम क्या कहेंगे, सेटलमेंट डेट नहीं होती, मेच्योरिटी डेट, ठीक है। जैसे एक डेट आ गई, ड्यू डेट, जैसे मेरा 3 मंथ का बिल है, ठीक है, 3 मंथ का बिल है, तो मेरी ड्यू डेट आई 3 मंथ बाद की, प्लस उसमें हम 3 डेज किसके जोड़ते हैं, ग्रेस के, 3 डेज एक्स्ट्रा देते हैं, ग्रेस पीरियड के जोड़ते हैं। तो उसके बाद जो हमारी आती है, जो पेमेंट डेट होती है, वो होती है मेच्योरिटी डेट। ज्वाइंट वेंचर इज ए पार्टनरशिप, देखो ज्वाइंट वेंचर इज ए पार्टनरशिप, ठीक है, उसमें क्या होगा, विद नो फर्म नेम फॉर इंडेफिनेट पीरियड, फॉर्म फॉर 5 years। इंडेफिनेट पीरियड नहीं होता, ये डेफिनेट पीरियड के लिए होगी, ठीक है, जरूरी नहीं है ये 5 years के लिए हो, 2 years के लिए भी हो सकती है। ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट होता है, दो कंपनी ने मिलके, दो पार्टनरशिप फर्म ने मिलके क्या किया, एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म, इनकी पार्टनरशिप खत्म, इनका ज्वाइंट वेंचर खत्म। तो जो इसका आंसर बन रहा है वो विद नो फर्म नेम। नेक्स्ट है ओविंग ऑफ द बिजनेस आर कोल्ड, देखो ज्वाइंट वेंचर का लिखा भी हुआ है, ज्वाइंट वेंचर का देखो, ज्वाइंट वेंचर क्या है, इन्वॉल्व्स 2 और मोर पर्सन, जिसमें 2 और मोर पर्सन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग टुगेदर, टुगेदर ज्वाइन कर रहे हैं, किसके लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, बस इतना ही कर लो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इतना सफिशिएंट है, बाकी चमक भी करना, इतना होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाती है, ठीक है। ओविंग ऑफ बिजनेस आर कोल्ड, ओविंग ऑफ बिजनेस आर कोल्ड, जो बिजनेस ने पैसा देना है उसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी। एक होता है ओविंग टू बिजनेस, ओविंग टू बिजनेस, ओविंग टू बिजनेस मीन्स बिजनेस का देना है किसी ने, तो वो हमारी क्या बन जाएंगी, एसेट्स। ओविंग ऑफ बिजनेस क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज, ठीक है, व्यापार की देनदारियां, ठीक है, क्या आएगा, लाइबिलिटीज, इसको कहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और बनाने का मन करता है वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी DSSS के बच्चों तक पहुंच जाइए।